हार्मोनिक मीन जहाँ तक मुझे याद है ना। ओके चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक मीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कौन सी वाली प्रॉब्लम केटर करता है, ठीक है। हमने कहा था पहली चीज़ अर्थमेटिक मीन में आउटलायर्स है, ठीक है। आउटलायर्स की वजह से हम क्या करते हैं, वी डोंट यूज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नंबर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट वाज आउटलायर्स, सेकंड पॉइंट वाज व्हाट, परसेंटेजेस, परसेंटेज, वेट, मतलब डिफरेंट वेट्स असाइन किए जाते हैं, और रेशियो हमारे इश्यूज थे, ठीक है। हमने कहा चलिए आउटलायर्स हमने अभी डिस्कस नहीं किया, पता है कि अर्थमेटिक मीन के टाइम यूज नहीं करते हैं, बट व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिक मीन, वो हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में, व्हेन वी विल कंपेयर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। हमने कहा था परसेंटेज जब भी होगा तो क्या यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, इट इज सिंपली डिफाइंड एज nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट के लिए किस तरीके से, और कॉन्टिन्यूअस के लिए किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। एंड टू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपके पास जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस है, यू नॉट यूज ज्योमेट्रिक मीन, या अगर आपके पास नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस है, उस केस में भी आप ज्योमेट्रिक मीन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन वाज व्हाट, हार्मोनिक मीन। हमने बस इतना डिस्कस किया था, हमने कहा था भाई हार्मोनिक मीन जो है इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हमने कहा था फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस है ए और बी, हम इन ऑब्जर्वेशंस का पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/a और 1/b, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, दैट मींस 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमने कहा इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज a प्लस b डिवाइडेड बाय 2ab, एंड देन वी विल रेसिप्रोकेट इट बैक, दैट विल बी 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। यहाँ तक क्लियर हो गया था, बस इतना ही हमने डिस्कस किया था। और हाँ, हमने डिस्कस किया था वो वाला, हमने कहा था फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, अगर आपके केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो आप उस टाइम कौन सा मीन यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन। दो स्पीड्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर। अगर आपके पास प्राइस पर यूनिट ऐसे है, प्राइस पर यूनिट कोई चीज है, ठीक है, आप सेम प्राइस सेम अमाउंट जो है वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इस पे भी 200 रुपये, इस पे भी 200 रुपये, जो आपके दो प्राइसेस है उनका हार्मोनिक मीन निकालिए, आपको निकल जाएगा। बट अगर आप वेट सेम यूज कर रहे हो तो अर्थमेटिक मीन, टाइम सेम कर रहे हो अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जनरल क्वेश्चन में जो है अभी दे देंगे। अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास हार्मोनिक मीन किस तरीके से निकालना है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, आपका डिस्क्रीट सीरीज है, या कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। अगेन जिस तरीके से मैंने कहा था कि आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपको ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि कैलकुलेट करके दे दीजिए, सेम इज द केस विद हार्मोनिक मीन। बहुत कम चांसेस है दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 3, 8, 12, या डिस्क्रीट पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हाईली अनलाइकली दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक है। बट एक बार देख लीजिए, नाउ सी, जब भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होगा, अब देख लीजिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 6, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 6, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, नाउ यू नो, दो के लिए तो आपको फॉर्मूला याद थी 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, बट वो 3 के लिए नहीं चलेगा, 4 के लिए नहीं चलेगा, एंड यू डोंट नो कि जब इंडिविजुअल सीरीज होंगे तो कितने ऑब्जर्वेशंस होंगे। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक लुक हियर, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 2, सो ऊपर हमेशा आएगा n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर हम हमेशा क्या लिखेंगे, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड देन reciprocal of the observations in the denominator, 1/a plus 1/b plus 1/c, जितनी आपकी observations। This is the formula for calculating harmonic mean of which series, individual series। समझ आ गया, 3 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो विल बी 3 डिवाइडेड बाय 1/a plus 1/b plus 1/c, 4 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो 4 डिवाइडेड बाय 1/a plus 1/b plus 1/c, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। सिंपली रिमेंबर n डिवाइडेड बाय 1/a। अगर आप, अब जरूरी नहीं है ना हम इसको ऐसे करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ऑब्जर्वेशंस ले लो, कहाँ गया, पहले ऑब्जर्वेशंस ले लो, फिर उसको रेसिप्रोकेट करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे, तब भी वही आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। बट अब ये है कि इसमें सिर्फ लंबा है, इसमें देखो आपने लिखा था ab, अगर मैं यहीं पर रेसिप्रोकेट करूं तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो आपको नहीं लगता 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/e बन गया, तो सेम इज द केस ओवर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 6 and 8,
If I ask you a question, calculate the harmonic mean of 4, 6 and 8. Now how you are going to do this? क्या बनेगा इसमें? चलिए 3 divided by 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 by 8. ठीक है, इसको सॉल्व करना है, you will get the answer. Will you be able to solve this? ट्राई करोगे, जरा करो. हाँ, इसका आंसर निकलेगा ना कुछ? अरे क्या हो गया, कैलकुलेटर पे इसका आंसर नहीं निकलेगा, वो डेसिमल में आएगा, मुझे फ्रैक्शन में चाहिए. ये सीखो क्या हो गया. सुनो, अब देखो इसको सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे तरीके हैं. अब तो चलो ठीक है, आ जाओ. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू ऐड 2 फ्रैक्शंस, ध्यान से देखो. इफ आई से हाउ मच इज 2/3 प्लस 3/4. इफ आई आस्क यू टू ऐड ओनली 2 फ्रैक्शंस, अगर मैं आपको 2 फ्रैक्शंस ऐड करने के लिए बोलूंगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? आप करोगे ऐसे, 4 दूने 8, 4 into 2 is 8 plus 3 into 3 is 9 divided by multiply these two. 4 into 3 is 12. So it will be how much? 17 divided by 12. समझ आ गया किस तरीके से करना है? अगर 2 ऑब्जर्वेशंस आपस को 2 फ्रैक्शंस आपस में ऐड करने हैं तो यहां पर आप ऐसे मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों का भी क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, 2 में चलो काफी इजी है. बट अगर 3 आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4. अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा, या तो आपको 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. पहले इन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, जैसे आपकी मर्जी. काफी सारी तरीके हैं, ठीक है. बट यूजुअली जब 1/, आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है. बट अगर कोई और नंबर आएगा 17/12 तो उस टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल बन जाता है. सो नॉर्मली अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये 3 वैल्यूज जो है फ्रैक्शन है, इनको ऐड करना है, देयर इज वन सिंपल टर्म, बेसिक मेथड. अब यहां पर हम बेसिक मेथड ही पढ़ेंगे. कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. दीज आर द डिनोमिनेटर्स. ठीक है, कैलकुलेट देयर एलसीएम. व्हाट इज एलसीएम? पता है, मतलब अभी उधर जाने की पता है ना. व्हाट इज एलसीएम? निकालना आएगा, आना चाहिए. ठीक है, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा. ठीक है, आएगा. ठीक है, या मैंने आपको पिछली बार भी कहा था दैट आई गो फॉर दैट कैलकुलेशंस. मैंने आपको परसों कहा था कैलकुलेशंस हम अलग से डिस्कस करेंगे, जहां तक मुझे याद है. तो उसके 4-5 लेक्चर्स देंगे छोटे छोटे से, उसमें ये चीजें सीखेंगे. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप थोड़ा सा, अब मैं फिलहाल के लिए दिखा दूंगा कैसे करना है. एलसीएम निकाला, दैट्स कमिंग आउट टू बी 12. देन यू विल मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय 12. हर किसी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दिस विल बी 1/2 into 12 प्लस 1/3 into 12 प्लस 1/4 into. समझ आ गया? अब इससे क्या होगा? 2 6 are 12, डिनोमिनेटर्स कैंसिल. देखो 6 प्लस 3 4 are 12, 4 3 are 12. समझ आ गया? एक सेकंड, इसको मैं ऐसे ठहरो. नहीं वो ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ही हो जाओगे. ठहरो, आई शो यू सम डिफरेंट मेथड. फिलहाल इससे कंफ्यूज हो जाओगे. देखो करना क्या है, ये आपके पास 3 फ्रैक्शंस है, आपको ऐड करना है. हार्मोनिक मीन के केस में हमेशा ऊपर आपको 1 ही दिखेगा फिलहाल के लिए, इफ इट इज इंडिविजुअल सीरीज. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दीज 2. इन 2 का आएगा करना, करो जरा. 3 प्लस 2 is 5, इट विल बी 5/6. 5/6 प्लस 1/, करो जी आगे. 5 के 20 और 26, 26/24. आपके लिए इतना काफी. ठीक है, यू कैन कैंसिल इट आउट अगेन, दैट इज 13/12. 2 से कैंसिलेशन, 13/12. सो कैन आई राइट इट? अब समझ आ गया किस तरीके से करना है. अब ये वाला आ जाएगा, जरा एक बार इधर ही करेंगे. इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, पहले इन 2 को करेंगे. 6 1 are 6, 4 1 are 4. कैन आई से दिस 10/24 प्लस 1/8. सो कैन आई राइट इट इज, नाउ दिस इज 80 and this is 24, that is 104 divided by 8 4 are 32, 8 2 are 16, 192. समझ आ गया? अब इसमें क्या होगा? This is 3 divided by 104 divided by, तो ये क्या चला जाएगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा. There will be 104 into 192. ठीक है, 3 2 are 6, 9 27, 576 divided by 10. This will be the ज्योमेट्रिक. ठीक है, अब यहां पर मैं कैलकुलेशंस पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, बिकॉज आई विल टेक इट सेपरेटली. बिकॉज अगर मैं यहां पर अब इस वाले लेक्चर में इधर पे आना चाहूं तो आई विल टेक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, फिलहाल के लिए समझ आ गया किस तरीके से करना है. ओके, बस ये याद रखो जब 3 चीजें डिवीजन में होंगी, देखो 3 डिवाइडेड बाय, दिस इज, टेक दिस वन, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 104/192. दिस इज एक्चुअली दिस वन.
बट डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रेसिप्रोकेट करते हो। आई कैन डू लाइक दिस, 3 डिवीजन बनेगा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन एक कंडीशन है, ये 192 ऊपर जाएगा, ये 104 नीचे आएगा, वही मैंने यहां पे किया। ठीक है, आई एम मूविंग थ्रू इट क्विकली बिकॉज आई नो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंट अगर है भी, विल डिस्कस द कैलकुलेशंस सम अदर टाइम। ठीक है, एक दो दिन में वो स्टार्ट कर देंगे वो वाला चीज। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया हाउ टू calculate the harmonic mean of individual observations. Now for me, can you calculate the harmonic mean of 6 and 10? ऐसे करना, लेकिन मुझे ऐसे चाहिए। सिक्स एंड 4 कर दो, ठीक है, फिलहाल के लिए 6 and 4 कर दो। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 6 and 4। चलिए, शाबाश शाबाश। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 6 and 4। दो कहाँ रखा? चलो ठीक, हाँ ठीक है, डन, ये भी ठीक है। ये वाला स्टेप है, इधर पहुंचे ना, यहां तक ठीक है, इधर ये वाला स्टेप है, यानी 3 डिवाइडेड बाय दिस, तो 3 अपनी जगह, 104 भी अपनी जगह, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लीकेशन। विल बी 48 डिवाइडेड बाय 10 और इट्स 4.8, वही आ रहा ना। बट यू नो वेन एवर हार्मोनिक मीन कम्स फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस, अब देखो, लिखो इफ, अब नीचे लिखो, ये आपने लिखा हाउ टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर्मूला लिखा 3n डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c सो ऑन टू 1/n, जितने भी n अब होंगे। ठीक है, ओके, लिख लीजिए, इफ वी हैव टू कैलकुलेट, अब लिख लीजिए, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर 2 observations, if we have to calculate the harmonic mean for 2 observations, comma, we use 2ab divided by a plus b. We use 2ab divided by a plus b for only 2 observations. Don't do it like 3ab divided by, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 2ab divided by a plus b, यहां तक क्लियर। अब इसी में लिखो, फॉर एग्जाम्पल द हार्मोनिक मीन ऑफ 6 and 4 इज, आपने कैलकुलेट किया, वैसे किया ना, जरा इस फॉर्मूला से चेक करो, हार्मोनिक मीन ऑफ 6 and 4 इज क्या रहेगा? 2ab मतलब 6 and 4 डिवाइडेड बाय 6 plus 4, सो दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 10, वही आएगा, वही निकला था इससे पहले भी, है ना, 4.8। चलिए, सो दैट मीन्स अगर एग्जाम में सवाल आएगा भी 2 ऑब्जर्वेशंस के बेस पे आएगा, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व दैट, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, वहां पर ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसी का थोड़ा सा डेराइव्ड फॉर्म है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, जो हमने यहां पर देखा था परसों, किधर गया, ये यही बनता है 2 ऑब्जर्वेशंस के। यहां तक क्लियर? सो हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जी, अब अगर डिस्क्रीट सीरीज हुई, अब अगर कौन सी सीरीज हुई, बस पहले यहां देखो, उसके बाद करें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें। ठीक है, 1 2 3 4 1 4 6 3, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज है। अगर मुझे क्या चीज निकालना है, हार्मोनिक मीन। जरा मुझे बताओ, जब आपको हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकालना था, तो ऊपर क्या रखते थे आप? n डिवाइडेड बाय, वही लिखते थे n डिवाइडेड बाय, लेकिन यहां तो n है नहीं, यहां पर फ्रीक्वेंसीज है, और टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज है उसको हम सिग्मा f कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा? सिग्मा f, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या टोटल ऑब्जर्वेशंस। यहां तक क्लियर? उसके बाद आप क्या करते थे, नीचे 1/a ऐसे करते थे ना, प्लस 1/b, लेकिन 1 क्यों लिखते थे? बिकॉज वो एक ही बार आता था, मगर यहां पर 1 जो है, चलो इसको मैं 5 लिखूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है? ऊपर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे f1 डिवाइडेड बाय x1, ऑब्जर्वेशन नीचे लिखेंगे, प्लस f2 डिवाइडेड बाय एंड सो। ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे देखो, कितनी है टोटल फ्रीक्वेंसीज? 18,
divided by frequency by observation will be 5/1 because observation कहां जानी चाहिए डिनोमिनेटर में, प्लस 4/2 प्लस 6/3 प्लस 3/, सॉल्व करने के लिए आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बस दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर डिस्क्रीट सीरीज। समझ आ गया, क्लियर हो गया ना किस तरीके से करना है। टाइम हम उस चीज को उतना ही देंगे जो जितना डिजर्व करेगा, अननेसेसरली टाइम देने का कोई फायदा है नहीं। डन, समझ आ गया किस तरीके से करना है, सिंपल है, ठीक है। बस मुझे इतना बताइए अगले सवाल के लिए क्या बनेगा। दिस इज x, दिस इज f, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 3 4 एंड 2, ठीक है। जस्ट टेल मी व्हाट आई हैव टू राइट। बताइए हार्मोनिक मीन जो है वो किस चीज के बराबर है, शाबाश। 9 कहां से लाया वो बताओ पहले। 4 3 7 2 9, सो सिग्मा f वाज माय 9, तो वो पहले ऊपर लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय, नाउ फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वेशन, शाबाश, कितना 3/1 प्लस 4/2, वेरी गुड, प्लस 2/3, बस हो गया, डन। ठीक है, ये तो आएगा ना सॉल्व करना इन केस लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कोई बात नहीं, पहले 2 को करेंगे फिर उसके साथ जोड़ देंगे, तो फिर वो हम कैलकुलेशंस में सीख देंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस हम अलग से उठाएंगे वहां पे। चलिए जी, डन। अब अगर आपको हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट सीरीज के लिए आ गया, तो मुझे लगता है आपको कंटिन्यूअस के लिए भी आएगा, क्योंकि जहां जहां मैं आपको डिस्क्रीट सिखा रहा हूं कंटिन्यूअस आप खुद ही कर रहे हो। जरा इस पे ट्राई मारो जरा। दिस इज x, दिस इज f, दिस इज 0 to 10, दिस इज 10 to 20, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। बस इतना छोटा सा सवाल, इतना छोटा सा सवाल। एंड टेल मी कि भाई अब इसमें क्या करें, x f जो भी है, इसमें पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। चलिए, दैट इज व्हाट 5 एंड बन गया। बताओ हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा। और याद रखना अगर ये सवाल पूछा ना उन्होंने, इन केस फॉर एग्जांपल वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी 20 डिवाइडेड बाय वन ऑफ, बिकॉज एग्जामिनर नोज। अगर एग्जामिनर देखो, सवाल बनाने के 2 तरीके होते हैं, सवाल बनाने के 2 तरीके। एक होता है अ पर्सन इज रैंडमली मेकिंग अप द क्वेश्चंस, ही डजंट नो कि व्हाट ही इज मेकिंग अप, ही इज फॉर एग्जांपल ही इज गेटिंग द ऑप्शंस, ही नोज व्हाट इज द आंसर, और बाकी 3 वो रैंडमली रख रहा है। बट व्हेन अ पर्सन क्लेवरली प्लेसेस द ऑप्शंस, यू विल डेफिनेटली, अगर मैं होता तो पहला ऑप्शन में लिखता 20 डिवाइडेड बाय, और बाकी में रखता 20 डिवाइडेड बाय, 8 डिवाइडेड बाय, 160 डिवाइडेड बाय, एंड नन ऑफ दीज। एंड द मोमेंट यू सॉ 20 डिवाइडेड बाय और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट, एंड दैट विल बी रॉन्ग। इट्स 9 डिवाइडेड बाय, शाबाश, 5/5, 4/5, ध्यान से, प्लस 4/15, यस। इसी का ध्यान रखना है बस भाई। ऊपर क्या आएगा, फ्री, इसको लिखना, ऊपर क्या आती है फ्रीक्वेंसी, नीचे आती है ऑब्जर्वेशंस, ये क्या होता है भाई सिग्मा एफ, बस ये रखने की जरूरत है। एक बार फॉर्मूला देखा वो याद रखा, बट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें याद कैसी रहेंगी, ऐसे लिखा कि जब भी आपको हार्मोनिक मीन निकालना होगा, ऊपर टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वेशंस। समझ आ गया यहां तक क्लियर। नाउ यू नो द फैक्ट कि हम ऑब्जर्वेशन को नीचे क्यों लेते हैं। अब आपको वो समझ आ गया, बिकॉज ऊपर वाला कांस्टेंट था, तभी तो हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डन। बट आई हार्डली डाउट कि इनमें से आपको सवाल पूछा जाएगा कि हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है जी। अब मुझे यहां बताइए, अब सवाल यह है कि आपने कहा सर हमने 3 मीन अभी तक पढ़े हुए हैं, वन इज अर्थमेटिक मीन, वन इज ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड वन इज हार्मोनिक। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज तो मैं भूल गया, मुझे बताओ क्या मैं हार्मोनिक मीन 0 ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज कर सकता हूं। एक सेकंड पहले बताओ, अर्थ, चलो इधर देखेंगे, इधर ज्यादा अच्छे से देखेंगे, चलो इधर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बताओ 0 वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड, ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको कर देंगे, वो वाला क्या बोलते हैं इसको अच्छे से वो टेबल एक बना देंगे। ठीक है,
चला गया उधर, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे। बताइए जी, जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशन, is it possible we can have zero valued observation in arithmetic mean? Yes. Geometric mean? No. Harmonic mean? ट्राई करेंगे, ट्राई करने में क्या जाएगा। हार्मोनिक मीन ऑफ 0 and 5, ठीक है जी, ट्राई करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज 2 डिवाइडेड बाय 1 by 0, 1 by 0, 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होगा सर। 1 by 0 क्या होगा, 0 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है, कुछ नहीं करेंगे, बन ही नहीं सकता कभी। फंस गए सर, सॉरी, हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट नेगेटिव वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस? फॉर अरिथमेटिक मीन इट्स यस, ज्योमेट्रिक मीन नो, हार्मोनिक मीन कब कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करते कब है? रेशो के टाइम पे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्या कभी उनमें से कोई चीज नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं। प्राइस निकालनी है, प्राइस पर यूनिट, कभी आप -5 kg पोटैटोज ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, सो नॉट included in harmonic mean. So if I ask you a question based on these two, zero and negative valued observations are only allowed in case of arithmetic mean, not allowed in case of geometric mean and not allowed in case of harmonic mean. यहां तक क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब इससे जो है अब देखो एमसीक्यूज अगर आपके अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे बन रहे हैं तो वो कहां पर बनेंगे? पहला समझ आ गया आपको, पहला चीज, ओके। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमारे पास लेट मी सपोज हमारे पास आउटलायर्स है, आउटलायर्स है, ठीक है, और आउटलायर्स हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी चले जाएंगे, आउटलायर्स दो टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, जब भी मेरे पास एक सीरीज है, वी आर हैविंग टू आउटलायर्स, वन इज राइट आउटलायर, राइट आउटलायर मींस अ वेरी बिग नंबर एंड लेफ्ट आउटलायर मींस अ स्मॉल नंबर। You're getting the point? It considers the series to be written in ascending order. राइट आउटलायर मतलब अगर वहां से बहुत लंबा है, मतलब बहुत बड़ा है, और लेफ्ट आउटलायर मतलब अगर नीचे की ओर है, बहुत छोटा है, ठीक है। सो दैट मीन्स आई कैन से स्मॉल नंबर्स एंड बिग और लार्ज नंबर्स, ठीक है जी। और लेफ्ट आउटलायर्स एंड राइट आउटलायर्स, मे बी दे कैन यूज दिस टर्म, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है। बताइए अरिथमेटिक मीन में अगर बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, will that affect arithmetic mean? Yes. So that means it is largely affected by both the outliers. चाहे वो लेफ्ट आउटलायर हो चाहे राइट आउटलायर हो, जो ही आउटलायर आया आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। समझ आ गया कि नहीं? बट व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिक मीन? बताइए जरा, क्या ज्योमेट्रिक मीन में आउटलायर्स का उतना इफेक्ट होगा? देखो इसमें क्या होता है, देखो अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स हैं, क्या है, बहुत बड़े नंबर्स आपके पास है, तो उसका इफेक्ट जो है वो कम होता है, मतलब उसका ज्यादा इफेक्ट ज्योमेट्रिक मीन पे नहीं पड़ता। यहां पर क्या पड़ता था? नाउ आई विश आई कुड एक्सप्लेन दिस, बट इट्स बेटर फॉर यू टू जस्ट रिमेंबर इट एज ऑफ नाउ, बिकॉज व्हाई, देयर इज अ रीजन दैट व्हेनेवर वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमें कैसे निकलता है? लॉगरिदमिक वैल्यू से निकलता है। और लॉगरिदमिक सीरीज किस तरीके से बढ़ती है कि जब वो जीरो के, अब छोड़ो क्या ही बोलूं, छोड़ो, इतना याद रखो कि लार्ज नंबर्स में क्या होता है, क्या ज्योमेट्रिक मीन का क्या लार्ज नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन पे ज्यादा असर पड़ता है? नहीं, इट ट्राइज टू ब्रिंग द इफेक्ट डाउन। अरिथमेटिक मीन पे क्या होगा? अगर बड़ा नंबर है तो अरिथमेटिक मीन को वो खींचेगा अपनी ओर। ध्यान से देखो, अरिथमेटिक मीन को बड़ा नंबर अपनी ओर खींचेगा, बड़ा नंबर है वो अरिथमेटिक मीन को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन क्या ज्योमेट्रिक मीन में भी ऐसा करेगा? नहीं, लार्ज नंबर ज्योमेट्रिक मीन को अपनी ओर ज्यादा नहीं खींच पाता। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो कैन आई से द इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑन ज्योमेट्रिक मीन इज वेरी लेस। ये आपके ज्योमेट्रिक मीन को उतना डिस्टॉर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास स्मॉल नंबर्स है, ज्यादा छोटे नंबर्स है, स्पेशली बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 1, वेरी क्लोज टू 0, ये ज्योमेट्रिक मीन को बहुत अपनी ओर खींचेंगे, अगेन बिकॉज ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, इसका इफेक्ट होता है, कॉन्सिडरेबल इफेक्ट। ये समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसके लिए माफी चाहता हूं, बट आपके लिए भी बेहतर है
कि मैं आपसे इस बारे में माफ़ी ही मांगू समझाने के बजाय, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो आप मांगने लगोगे, दो ही चीज़ें, ठीक है जी। बट फिलहाल के लिए हम इतना याद रखेंगे कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में अगर बहुत बड़े नंबर्स है, यू कैन ट्राई इट एट योर होम, ठीक है। आप 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू टेक ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10, 20, 30, ठीक है। देन यू टेक ऑफ 10, 20, 80, और आप फिर ले लो 10, 20, 1। यू विल सी 10, 20, 1 के टाइम पे वो पूरा नीचे जाएगा, बट 10, 20, 30 और 10, 20, 80 में उतना वेरिएशन ही नहीं है। तो जितना आपके ज्योमेट्रिक मीन में क्लोज टू 1 वाला नंबर आएगा, बिकॉज लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे बढ़ता है। आप हाँ ले लो, आप ले लो 10, 20, 1, अभी निकाल लो, इसमें क्या है बड़ी बात है। 10, 20, 1, 10, 20, 30, 10, 20, 80, ठीक है। आप बेस ले लो 10, 20, 30, अभी करेंगे, क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर खत्म करेंगे, विल ट्राई इट, ओके। व्हाट अबाउट हार्मोनिक मीन? सिंपल बाई है भाई, बताओ लार्ज नंबर से हार्मोनिक मीन का क्या होगा और छोटे नंबर से अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन का क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो हमने कहा बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो अर्थमेटिक मीन पे इफेक्ट पड़ेगा, शाबाश। बड़ा नंबर हो ज्योमेट्रिक मीन इफेक्ट खास नहीं पड़ेगा, छोटा नंबर है इफेक्ट पड़ेगा, अपनी ओर खींचेगा इसको। अब देखो हार्मोनिक मीन में ऑब्जर्वेशंस का क्या होता है? n डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b, 1 बाय a प्लस 1 बाय, सिंपल एक चीज देखो भाई, सिंपल चीज सीखो। फॉर एग्जाम्पल the observation is 2 in harmonic mean. The moment I'll reciprocate it, it will become 1 by 2, and 1 by 2 is how much? 0.5, ठीक है सर। दूसरी ऑब्जर्वेशन है 10 in harmonic mean. What will happen to it? It will reciprocate it, the effect will be 1 by 10, that's how much? 0.1. तो ऑब्जर्वेशन छोटी थी, बट हार्मोनिक मीन में क्या हुआ, वो 0.5 बन गई। यहां पर ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी थी, मतलब 2 के रेस्पेक्ट में बड़ी थी, लेकिन हार्मोनिक मीन में उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है ना, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, दे शो नो कॉन्सिडरेबल इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज दे गेट रेसिप्रोकेटेड, और रेसिप्रोकेट में क्या होगा, जितनी आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो इतनी छोटी दिखने लगेगी द मोमेंट यू विल रेसिप्रोकेट। समझ आ गया कि नहीं? सो हार्मोनिक मीन में जितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन होंगी उनका उतना कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं रहेगा, बट जितनी छोटी ऑब्जर्वेशन रहेगी, देखो ये 2 था, ये छोटा था, इसका कंसिडरेबल इफेक्ट है। तो स्मॉल ऑब्जर्वेशंस का कंसिडरेबल इफेक्ट, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशंस का खास उतना कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया भाई? चलिए ओके। अच्छा, क्या मैं किसी, अब ऐसा बताइए मुझे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन आई और मैंने सबके लिए तीनों चीजें की? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? इन अ सेंस दैट निकाल तो मैं सकता हूं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज मीन ऑफ 2 and 4, आप निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई इट आउट ओवर हियर। देखो इसको ऐसे ही रखेंगे इस साइड को, ठीक है। जरा मुझे बताओ, टू एंड 8 दो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 2 and, कैन यू टेल मी इट्स अर्थमेटिक मीन? 5? यस और नो? अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 5, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 2 बाई 2 एंड दैट इज 5। अच्छा बताइए ज्योमेट्रिक मीन इसका? अंडर रूट ऑफ 2 into 8 दैट इज 16। ज्योमेट्रिक मीन इज हाउ मच? 4। यहां आ रहा है कि नहीं? अच्छा हार्मोनिक मीन बताइए? 2ab divided by a plus b, 2 2 are 4, 32, that's 3 point, हार्मोनिक मीन निकला 3.2, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन निकला 4 और अर्थमेटिक मीन निकला। और हमेशा आप ये देखेंगे दैट व्हाट विल हैपन whenever you will calculate for same values, if I ask you 2 and 8, 2, 3 and 4, जो भी आपकी मर्जी, I ask you to calculate arithmetic mean, geometric mean as well as, you will see that arithmetic mean जो है it will always be equal, it will greater than geometric mean, which will be greater than harmonic, always. So for any 3 observations, yeah, not 3, 4, 5, जितनी भी आपके पास observations है, if you calculate arithmetic mean वो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना काफी है, क्योंकि इसको हम इतना ही रखेंगे। हाँ, या इसको हम एक काम करेंगे,
फिलहाल के लिए हम इतना याद रखेंगे, फिर जब हम मीडियन और मोड पढ़ेंगे, ठीक है, वंस वी आर डन विद मीडियन एंड मोड वी विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज स्क्यूनेस ऑफ द ग्राफ, ठीक है, एंड विल सम विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज कुर्तोसिस, तो उसको वहां पर थोड़ा सा फिर से लाएंगे, ठीक है, मजा आएगा, अच्छी चीज है। चलिए, अर्थमेटिक मीन हमेशा से बड़ा होगा किससे, और हमेशा, अच्छा मुझे बताइए क्या ऐसी कोई कंडीशन है व्हेन ऑल थ्री मीन्स विल बी सेम? यस, क्या कब ऐसी कंडीशन है कि तीनों मीन्स सेम होंगे? व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर सेम। सो कैन आई से सर एक्चुअल रिलेशन इज नॉट दिस, एक्चुअल रिलेशन इज दिस, arithmetic mean is greater or equal to geometric mean which is greater or equal to harmonic mean, and when this equality कब आ जाएगी दो तीनों के बीच में? when all the observations are same। तो जब भी आपके ऑब्जर्वेशन सेम होंगे तो जो आपका अर्थमेटिक मीन होगा वही आपका ज्योमेट्रिक मीन भी होगा और वही आपका हार्मोनिक मीन भी होगा। लेकिन अगर आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है, काफी अलग अलग है, तो हमेशा क्या होगा, आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको देगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन दे देगा और उसके बाद हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन हमेशा क्या देगा, सबसे कम आपके पास जो है वैल्यूज दे देगा आपको। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज बताइए मुझे, इधर देखिए जरा, यहां तक हो गया आपको? जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशन समझ आ गया, नेगेटिव समझ आ गया, आउटलायर्स में समझ आ गया, रिलेशन समझ आ गया, और ये तीन मीन्स का भी रिलेशन समझ आ गया। अच्छा मुझे बताओ, इफ आई टेक ए एंड बी एज टू ऑब्जर्वेशंस, if I take A and B as two observations, can you tell me what will be their arithmetic mean? A plus B divided by, very good. What will be their harmonic mean? नहीं, अब वो दो के लिए तो हमने याद ही रखा था ना, क्या है 2AB A plus, okay. For example, can I do arithmetic mean into harmonic mean 2 मिनट के लिए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। How much was arithmetic mean? How much is harmonic mean? Will this cancel out? Will 2 and 2 cancel out? तो बचा क्या? ओके, तो कुछ मुझे लगता है निकल गया कुछ। अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अच्छा एक सेकंड, एक तो मैं भूल ही गया, और एक मीन था, क्या नाम था उसका? दैट इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ। कैन यू स्क्वायर द ज्योमेट्रिक मीन? इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहां से भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, वो किसके बराबर? कुछ देखा? ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। सो व्हाट इज द रिलेशन? अर्थमेटिक मीन into harmonic mean. Whenever you will multiply arithmetic mean and it will be equivalent to square of the geometric mean. It's a very important relation, a direct question that can be asked. पहले यहाँ लिखो, वो बाद में लिखेंगे। ये किधर गया? हाँ, so what is the relation between them? एक तो ये है कि arithmetic mean is equivalent to, but what is the mathematical relation? That arithmetic mean into harmonic mean is equivalent to geometric mean का बताइए, क्लियर हो गया? समझ आ गया? शाबाश। आप इसको यहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 5। हार्मोनिक कितना था? 5 into 3.2 is how much? 16, and 4 square is also 16. समझ आ गया? So relation between arithmetic mean, mathematical relation is that arithmetic mean into harmonic mean is equivalent to square of geometric mean. Very important relation, very very important relation. अब मुझे बताओ, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके एग्जामिनर को रोक सकता है ये वाला सवाल रखने से? है ना, सीधा पूछा सवाल बताइए जी। चलिए जी, यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वन मोर पॉइंट विच आई वांट टू ऐड, वैसे काफी है, और एक पॉइंट हम समझेंगे। आपने कहा कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है ये आपस में आपको क्या दिखेंगे? सेम दिखेंगे। कब? जब ऑब्जर्वेशन सेम होंगी। यही कहा आपने कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सेम होंगे व्हेन ऑब्जर्वेशंस विल बी सेम, बट दे विल बी डिफरेंट व्हेन ऑब्जर्वेशंस विल बी डिफरेंट। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है। सो कैन आई से व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, ऑल द थ्री मीन्स आर सेम, बट वंस द ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स टू डिफर, ऑब्जर्वेशन जो ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास जो गैप है
वो आने लगेगा, यस और नो? द मोमेंट ऑब्जर्वेशंस विल बी डिफरेंट। देखो ऑब्जर्वेशन सेम है, देयर इज नो गैप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यू एग्री टू इट? और देयर इज नो गैप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, बट वंस द ऑब्जर्वेशंस डिफर, what starts creeping in? The difference starts creeping. Arithmetic mean अलग चला जाएगा और geometric mean arithmetic mean के नीचे चला जाएगा, ऐसे है ना? This is arithmetic mean, this is geometric mean. Observations are same, they too stand at the same position. Once the observations differ, there will be difference. Arithmetic mean change होगा, geometric mean भी change होगा, but geometric mean कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यहाँ तक clear हो गया? There is no case that geometric mean will rise above the arithmetic mean फिलहाल के लिए as of now. Now what happens? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इसको बोलते हैं कि आपका ये जो डेटा है ये कितना फैला हुआ है। फैला हुआ इन सेंस आपके पास जब ऑब्जर्वेशन सेम है ना तो आपका डेटा फैला हुआ नहीं है, नहीं है फैला हुआ, इट्स कंपैक्ट, एक ही जगह है। जितना आपका डेटा फैलेगा ना, जितना डेटा फैलता जाएगा उतना अर्थमेटिक मीन और बाकी मीन्स में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही? फिर से समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितना डिफरेंसेस वैल्यू ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट होती जाएंगी, वो फैलती जाएंगी, 2, 8, 15, 20, जितना वो फैलती जाएंगी उतना ही अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा फैलेगी, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं फैली है, इसका स्प्रेड जो है जितना ये फैला हुआ है दैट्स ओनली 4, 5 - 1 is 4, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम टोटल स्प्रेड इज 4। इसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर मैं कहूं 24, 160, 280, 490, इसका अगर आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो जितना ज्यादा स्प्रेड बढ़ता जाएगा, जितना आपकी सीरीज में स्प्रेड बढ़ता जाएगा, उतना ही क्या होगा? गैप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन और एनी अदर मीन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। समझ आ रहा है कि नहीं? उतना ही गैप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना आप क्या देखेंगे, जितना आपका स्प्रेड बढ़ेगा। समझ आ गया? स्प्रेड बढ़ेगा तो ये चीजें जो है आपको काफी एविडेंट समझ आएगी। यहां तक क्लियर? चलिए इतना काफी है। काफी क्या? बहुत ज्यादा है आपके लिए। यू कैन गेट द मैथमेटिकल क्वेश्चन। इफ अर्थमेटिक मीन इज दिस, वो मैं सीधा आज शाम को रखूंगा। अर्थमेटिक मीन इतना है, हार्मोनिक मीन इतना है, मुझे बताओ ज्योमेट्रिक मीन कितना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू, सर मैं आपको ऐसे पूछूंगा, इफ अर्थमेटिक मीन इज 8, हार्मोनिक मीन इज लेट मी सपोज 6, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाउ मच इज अर्थमेटिक मीन? 8, 6 स्क्वायर ऑफ सर ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 40। समझ आ गया? इस तरीके से जो सवाल है वो मैथमेटिकली बन सकते हैं। दिखा भी सकता था बट बेटर है कि इसको आप खुद से करें। हम शाम को चेक करेंगे कि हमें आता है कि नहीं आएगा। वैसे क्या आएगा तो दिखा दिया, इसमें क्या, इतना ही तो है। ठीक है, अच्छा one more last point and with this last point we'll finish this arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean वाला फलसफा। ठीक है, now see जो मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था, if that question comes, for example you write down the question along with me, a person spends rupees X, a person spends rupees X to buy 20 kg apples of variety 1, of variety first, and spends same rupees X to buy, अब ऐसे लिखो, ठहरो, a person spends rupees X to buy 20 rupees per kg apples, 20 इसमें तो आगे 20 rupees per kg apples of variety first and spends same X rupees to buy 30 rupees per kg apples of variety second. A person spends rupees X to buy 20 rupees per kg apples of variety first and spends same X rupees to buy 30 rupees per kg apples of variety second. Full stop. Calculate
द मीन प्राइस ऑफ एप्पल्स। कैलकुलेट द एवरेज भी आ सकता है या आपको लिखा जाएगा एवरेज और मीन प्राइस ऑफ एप्पल्स। You'll get stuck if this question comes for the first time, ये नहीं कि आपको नहीं आएगा, बट पहली बार अगर ये वाला सवाल आ गया, you'll see that x, you'll get disturbed। क्या है इसमें? सेम अमाउंट स्पेंड कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जब सेम अमाउंट स्पेंड करेगा सेम, तो क्या करेगा, मीन कैसे निकालेंगे हम इसमें हम सर मीन किससे निकालेंगे, हार्मोनिक मीन से। तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा दैट बी 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो दैट इज दिस क्वेश्चन कि भाई जब क्वांटिटी सेम होगा, सॉरी अमाउंट जो है वो सेम स्पेंड कर रहा है और प्राइसेस दो दी हुई है, उनका अगर आपको मीन निकालना है, दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, दैट मीन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग व्हिच मीन, बाय यूजिंग हार्मोनिक मीन। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? शाबाश, डन। जरा अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल, a car travels from A to B with a speed of 40 kilometers per hour, and then comes back with a speed of 60 kilometers per hour. Calculate average or mean speed. समझ आ गया? ठीक से डन। अब देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला एक्चुअली क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, कैन यू टेल मी इन दिस केस व्हाट इज सेम और व्हाट इज कांस्टेंट? देखो अगर न्यूमरेटर वाला सेम रहा तो भाई आप क्या यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन। अगर डिनोमिनेटर वाला सेम रहा यू विल यूज अरिथमेटिक मीन। अगर कोई सेम नहीं रहा यू विल गो बाय द नॉर्मल, जो इसका अपना मेथड होगा, हमें नहीं पता। In that case, you can neither use harmonic mean nor use harmonic mean nor arithmetic mean। समझ आ गया? अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं, ऐसे लिखूं, a car travels from A to B with a speed of 40 kilometers per hour and then goes from B to C with a speed of 60 kilometers per hour। ठीक है? If time taken in both the cases is same, calculate average speed। अब देखो इसमें भी क्या है भाई, स्पीड निकालना है। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, आप दो का एवरेज पूछ रहे हो, लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर ये कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट है, मतलब न्यूमरेटर के बेस पे डिसाइड होगा। सर एवरेज स्पीड इज गिवन बाय अरिथमेटिक, दैट इज 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज हाउ मच, 50 किलोमीटर्स पर आवर। कोई बात नहीं सर, ये ठीक है, बट इन दिस केस व्हाट वाज सेम, थिंग्स वेर टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर, सर हार्मोनिक मीन। समझ आ गया? एंड इट विल बी 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस, सर इट विल बी 48 किलोमीटर्स पर आवर एंड चेक द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स। समझ आ गया कि नहीं? ऑब्वियसली हार्मोनिक कम ही रहेगा चाहे कुछ भी चीज होगा। समझ आ गया ना किस तरीके से करना है? सो दिस इज जस्ट, अब देखो वी हार्डली एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन ऑफ दिस ऑर्डर विल कम इन योर एग्जाम। स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता ना बेचारे को बेसिक्स क्या है, जो आपका पेपर सेटर भी होता है वो इतना डिटेल में ये चीज यहां पर पिकअप नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको दिखेगा ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल है, लेकिन मुझे ये हार्मोनिक मीन वाला सवाल दिख रहा है, मुझे सवाल ये वाला हार्मोनिक मीन का दिख रहा है और ये मुझे नॉर्मल अरिथमेटिक मीन का दिख रहा है, बट उसके लिए ये दोनों स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं।
समझ आ गया? मेरे लिए दोनों में से कोई भी सवाल स्पीड डिस्टेंस टाइम का नहीं है, बिकॉज तभी तो प्रॉब्लम होती है. सी व्हाट यू डू व्हेन यू आर स्टडीइंग एनी सब्जेक्ट, एनी कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा स्पीड डिस्टेंस टाइम. स्पीड डिस्टेंस टाइम में जब आप ये वाले कॉन्सेप्ट्स मिलाओगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. अगर आप उसी स्पीड डिस्टेंस टाइम को कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ते, सर कहां पर अरिथमेटिक मीन लगेगा, कहां, आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं होती. यू आर गेटिंग द पॉइंट. दिस इज हाउ द थिंग्स आर टू बी डन. यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, सो दैट मींस एज ऑफ नाउ वी आर डन विद अरिथमेटिक मीन, वी आर डन विद हार्मोनिक मीन एंड वी आर डन विद ज्योमेट्रिक मीन. हमने क्या कहा, जब भी आपके पास नॉर्मल क्वांटिटीज होंगी उस टाइम हम क्या यूज करेंगे, अरिथमेटिक मीन. अगर हमारे पास परसेंटेज होगा तो परसेंटेजेस के टाइम पे ज्योमेट्रिक मीन, और अगर आपके पास रेशियोज होगा तो हार्मोनिक मीन. अच्छा मुझे बताइए, वो नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चीज था, जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशन कब लगेगा, नेगेटिव वैल्यूड ऑब्जर्वेशन कब लगेगा, आउटलायर्स के टाइम पे. सर कौन सा आउटलायर, राइट आउटलायर कि लेफ्ट आउटलायर, समझ आ गया? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू दीज टू, देयर इज अ डिफरेंस. स्मॉल आउटलायर्स, बिग आउटलायर्स. Small outliers will play considerable role in these two, but larger outliers will not play it. Whether it is small or big outlier, heavy role is to be played by arithmetic mean. समझ आ गया? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, if data contains outliers, if the data contains outliers, बताइए जी, क्या मैं arithmetic mean के लिए जाऊंगा? नहीं. क्या मैं geometric mean के लिए जा सकता हूं? कौन सा? इसने नहीं, इसने कहा outlier. इसने कहा outlier. क्या कहा? अब आउटलायर के टाइम पे कौन सा यूज, देखो आउटलायर कोई भी हो सकता है, छोटा वैल्यू भी आउटलायर हो सकता है, बड़ा वैल्यू भी आउटलायर. आप किस आउटलायर की बात करें? नाउ सी इन योर एग्जाम इफ ही यूजेस द वर्ड आउटलायर्स, मैं तब भी ज्योमेट्रिक मीन के लिए नहीं जाऊंगा, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन में छोटा वैल्यू इफेक्ट करेगा. आप कौन सा आउटलायर कह रहे हो? हाँ, इफ ही स्टार्ट्स यूजिंग द वर्ड राइट आउटलायर एंड लेफ्ट आउटलायर, सो दैट मींस एग्जामिनर इज आल्सो क्लियर कि ये पूछ क्या रहा है. बट इफ ही यूजेस आउटलायर्स वर्ड, सिर्फ आउटलायर उसने यूज किया, ना तो ये यूज करेंगे, ना ये यूज करेंगे, ना ये यूज करेंगे, बिकॉज तीनों में प्रॉब्लम है. बात समझ आ रही कि नहीं? इफ ही यूजेस द वर्ड ओनली आउटलायर्स, आउटलायर्स मींस एक ऐसा नंबर जो बाकी नंबर से काफी डिफरेंट है. इट कैन बी ऑन बोथ साइड्स, काफी छोटा भी हो सकता है और काफी बड़ा भी हो सकता है. छोटा या बड़ा हो, दोनों में प्रॉब्लम. छोटा हो प्रॉब्लम. तो आउटलायर्स में तीनों में प्रॉब्लम है. इफ आई जनरली यूज द वर्ड आउटलायर्स, राइट आउटलायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं. बात समझ में क्या कर रहा हूं? राइट आउटलायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट आउटलायर्स में प्रॉब्लम है. बट इफ द एग्जामिनर यूजेस ओनली दिस वर्ड आउटलायर्स, आप कहोगे सर हम मीन यूज ही नहीं करेंगे, चाहे वो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक मीन है. अब जब भी आउटलायर्स होगा आप उसको कहेंगे सर हम उस टाइम मैथमेटिकल नहीं यूज करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी, विल गो फॉर पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी, एंड दैट पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. समझ आ गया? रेस्ट विल डिस्कस टुमारो.